बुजुर्गों की एक कहावत है कि जितने मुंह होते हैं उतनी ही बातें होती हैं, मगर आज की कहानी में एक मुंह है, बातें बहुत सारी हैं। इन बातों की गहराई में जाने के लिए पुलिस के आला अधिकारी लगे हुए हैं, मगर उस रिजल्ट उसका अभी तक निकल कर नहीं आया है। यदि उसका रिजल्ट निकल के नहीं आया तो जो आरोपी है वो बहुत ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहेगा। हालांकि इस कहानी को जो हम जानते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो अजय देवगन की एक फिल्म थी दृश्यम, हमें उसकी याद दिला देती है। तो इस कहानी को जानने के लिए आखिर तक जमे रहिए, बने रहिए मेरे साथ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की। जिला मेरठ की एक तहसील है सरधना, और उसी का एक थाने क्षेत्र का एक मोहल्ला है छावनी। दरअसल यहाँ के निवासी कवि दीपक निराला के विरुद्ध 5 सितंबर 2021 को लखनऊ के रहने वाले रामचंद्र कारोबारी, उन्होंने एक तहरीर दी है कि उनकी बेटी को इन्होंने गायब कर दिया है। उनकी बेटी का कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा है और इसके साथ साथ इसके परिवार के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने पति सहित 5 लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी, और जब पुलिस इस तहरीर के बाद उसके घर पर पहुंचती है तो जाकर देखती है वहां ताला लगा हुआ था। पुलिस को खाली हाथ लौट के आना पड़ता है। जो लड़की है यानी कि रूबी के पिता बहुत ज्यादा परेशान हैं। उसकी बहन, उसकी माँ, यानी कि पूरा परिवार अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। आखिरकार पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती बनाई, दबाव बनाया, तब उसके जो रिश्तेदार हैं दीपक निराला के, उनको उठाना शुरू किया है। जब दबाव बना तो आखिरकार खुद ही उसने थाने में आकर सरेंडर कर दिया। यानी 13 सितंबर 2021 को वो थाने में आता है और नाटकीय ढंग से सरेंडर कर देता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो कहता है कि उसकी पत्नी की तो मौत हो गई है और मरने के बाद उसने उसको ऋषिकेश में जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। और यकीन ना हो तो यह जानकारी उसने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी डाल दी है। मुख्यमंत्री का पोर्टल दिखाता है, उसमें दिखाता है कि 28 अगस्त को उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, वो बीमार चल रही थी और तभी उसने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह होती है, उसके परिवार वाले यानी कि दीपक के परिवार वाले जब पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो वो ये कह देता है कि वो लखनऊ अपने मायके चली गई है। यानी कि ससुराल में कुछ और बोलता है और मायके में कुछ और बोलता है। यहीं से उसकी जांच का होना या उसकी गहराई में जाना पुलिस के लिए एक वाकई बड़ी बात थी। अब पुलिस शुरू में तो उसे मामले को हल्के में ले रही थी। पुलिस ने काफी कुछ उससे पूछताछ की तो वो वैसे ही नॉर्मल जवाब दे रहा था। चूंकि जो लड़की का परिवार है वो लखनऊ में रहता है और पॉलिटिकल भी और अधिकारियों के साथ भी उठना बैठना है उनका, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर जब मेरठ की पुलिस पे बनता है तो पुलिस उससे एक बार फिर सख्ती से पूछताछ करती है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो एक नई बात निकल के सामने आ जाती है। वो कहता है कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है और मर्डर करने के बाद उसके लगभग शरीर के 5 टुकड़े किए और उन 5 टुकड़ों को उन्हें एक बोरी के अंदर बंद किया और उसको फिर उसने गंग नहर में फेंक दिया। इसके बाद जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है, पीएससी साथ में गोताखोर और आसपास के इलाके के जो लोग थे वो गंग नहर में कूद जाते हैं और लगातार 3 दिन तक, यानी कि 13, 14, 15, 3 दिन लगातार ये उस लड़की को उस गंग नहर में तलाशा जाता है और नतीजा शून्य निकलता है, 0 निकलता है। उस लड़की की लाश नहीं मिलती। अब दूसरी बात हो चुकी है, मेरठ के जो एसएसपी हैं प्रभाकर चौधरी इस मामले की जांच सीओ आरपी शाही को देते हैं, जो सरधना के सीओ होते हैं। और इस मामले की जो और जांच भी जुटे हुए थे, इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार जुटे हुए थे, साथ ही फॉरेंसिक टीम और स्वाट टीम और कई ऐसी पुलिस की टीमें लगी हुई थी। मगर एक व्यक्ति ने इतने सारे लोगों को कहीं ना कहीं उनको फेल कर दिया। उनके वो सवाल तो करते थे, जवाब भी मिलते थे। जितनी बार सवाल करते थे उतनी ही बार जवाब मिलते थे। जब पुलिस ने और सख्ती से पूछताछ की तो उसने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को मारकर अपने ही घर में दबा दिया है। इसके बाद फिर पुलिस लग जाती है उसकी घर की खुदाई करने के लिए। पूरा घर खोद डालते हैं मगर उसकी लाश नहीं मिलती। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर करें तो क्या करें। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हें रूबी मिली कैसे, तुम मेरठ के रहने वाले हो और वो लखनऊ के रहने वाली है, तो ये एक वाकई फिल्मी कहानी है। इसी के इतिहास के आईने में अगर हम झांक के देखें तो ये कहानी यहां से शुरू होती है। दरअसल ये कवि दीपक निराला एक तो कवि भी है, मंचों पे जाकर कविताएं सुनाता है, साथ ही अपने इलाके की जानकारी रखता था। और आरटीआई से जहां भी घपले घोटाले होते थे, विकास कार्यों में कहीं ना कहीं धांधली होती थी, तो वो आरटीआई की मदद से उन सब चीजों को, उनके बारे में जानकारी लिया करता था। और ये जानकारी जो कहीं कुछ गड़बड़ होती थी तो अखबारों में छपवा दिया करता था। इस हिसाब से उसके इलाके में अच्छी खासी पहचान थी। हर कोई जानता था कि कवि दीपक निराला है कौन, क्या काम करता है। और यही इसी वजह से जब कोई उसकी सूचनाएं जो मांगता था आरटीआई के तहत, जो नहीं देता था, तो उसके लिए उसे लखनऊ और इलाहाबाद में चक्कर लगाने पड़ते थे। तो ऐसे ही एक बार लगभग 6.5 साल पुरानी बात है, वो
अपने मेरठ से लखनऊ के लिए जा रहा था और जिस बोगी के अंदर बैठा था उसी बोगी के अंदर ये लखनऊ का जो कारोबारी है रामचंद्र, उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। उसकी पत्नी मंजू, उसकी बेटी रूबी और उसकी छोटी बड़ी बहन वो भी बैठी हुई थी उसी बोगी में, जिस बोगी में दीपक निराला बैठा हुआ था। दीपक निराला अपने ऊपर वाली बर्थ पे लेटा हुआ था, ये परिवार नीचे बैठा हुआ है। कोई भी सामान आता था, खाते थे, बातचीत करते थे, परिवार आपस में घुल मिल रहा था, बहुत सारी बातें शेयर जैसे सफर में अक्सर होता है वैसे ही हो रहा था। दीपक निराला की नजर थी रूबी पर और रूबी की कई बार नजर हो जाती थी दीपक निराला पर। दोनों की नजरें आपस में लड़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बस वो 6 या 7 घंटे का जो सफर था ये मुलाकात का पहला सफर होता है और इसी मुलाकात में दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने के बाद फिर वो अपने काम में लग जाता है, यानी कि आरटीआई के काम में लग जाता है, वापस मेरठ आता है और दोनों ने एक दूसरे को सर्च करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले नंबर लिया था, अब नंबर से व्हाट्सएप पे बातें होती हैं, उसके बाद फिर फेसबुक पर चैटिंग शुरू होती है। रातों रात गुजर जाया करती थी, घंटों घंटों चैटिंग करते थे। ये जो शुरुआत की ट्रेन की मुलाकात थी, बाद में फिर दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती के बाद फिर प्यार हो जाता है। प्यार इतना होता है कि दोनों ने फैसला ले लिया कि अब जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। लड़की रूबी अपने मम्मी और पापा से कहती है कि मैं दीपक से शादी करना चाहती हूँ। पापा ने जब उसकी बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिरकार तुम्हें कैसे मिली। तब बताती है कि आपको याद होगा कि हम लोग एक बार लखनऊ आ रहे थे, तब ट्रेन में इसकी मुलाकात हुई थी, जिसको हमने कुछ खाने पीने की चीज भी दी थी। तो उसके पापा को यादें नहीं थी, धुंधली यादें थी, पूरी बात याद नहीं थी। खैर लड़की जिद पर अड़ी रही और उसके पापा को झुकना पड़ा और झुकने के बाद 5 अगस्त 2016 को पूरी रीति रिवाज के हिसाब से दोनों की लखनऊ में शादी हो जाती है। धूमधाम से शादी होती है और वो लड़का अपने पत्नी को लेकर मेरठ के सरधना में आ जाता है और वहीं अपना रहना सहना, उसके बाद वो कारोबार करता है। जो दोने पत्तल होते हैं उसको अपनी दुकान पर बेचता था। वक्त बढ़ता चला जाता है मगर उसका कारोबार लॉकडाउन की वजह से ठप होने लगता है। इसके बाद वो रूबी से कहता है, अपनी पत्नी से, कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ये तुम्हारे पापा के पास तो बहुत सारा पैसा है, यदि वो कुछ पैसे दे दें तो मैं अपने कारोबार को और आगे बढ़ा सकता हूँ। रूबी ने पापा से डिमांड की, वहां से 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। यानी पहली किश्त जो 5 लाख रुपए मिलती है, अब यहां से लालच शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर पैसे की डिमांड की जाती है। बताया जा रहा है कि अगली जो डिमांड थी लगभग 20 लाख रुपए की थी और रूबी ने अपने घर वालों को मैसेज जब भेजा तो उसके बाद वो पैसे की डिमांड पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो पहले ही इस रिश्ते को लेकर नाखुश थे और उसके बाद ऊपर से डिमांड पर जब डिमांड आने लगी तो उनका जो पहले उनका एक अविश्वास इस लड़के के प्रति था तो वो पूरा यकीन में बदल गया कि ये लड़का सही नहीं है। ये सिलसिला चलता रहा। घर वालों की नाराजगी उस दामाद से बनी रही, मगर अपनी बेटी से वो लगातार बातचीत करते रहते थे। दूसरे दिन तीसरे दिन बातचीत होती रहती थी, मगर 15 दिन तक लगातार बात ना होने की वजह से घर वालों को चिंता सताने लगी और 19 अगस्त 2021 को वो अपनी बहन, यानी जो उसकी बड़ी बहन है, शाहजहांपुर में रहती है, उसको रोते हुए अपनी परेशानी कुछ बयां करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि घर में इतना बड़ा कलेश है कि मामला हत्या तक पहुंच गया है। खैर ये बात उसकी बड़ी बहन उसके पिता को बताती है। उसके बाद उनके लोगों को शक होता है कि बेटी के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है, इसीलिए वो लगभग इस 19 अगस्त के बाद यानी कि 5 सितंबर को वो अपने दामाद से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं और दामाद कहता है कि बेटी खत्म हो गई है आपकी, उसका मैंने ऋषिकेश में जाकर अंतिम संस्कार कर दिया है। घर वालों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है। यानी कि आज मैं इस खबर को जो पढ़ रहा हूं, आज 23 सितंबर हो गई है, 23 सितंबर तक भी उस लड़की की लाश नहीं मिली है और आखिर में यानी कि 22 सितंबर की शाम को एक और शगुफा छूट जाता है कि जहां पर इस दीपक निराला का घर है उसके पीछे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में बताया जा रहा है कि 2 लाश मतलब 2 डेड बॉडी दबाई गई हैं छोटे छोटे हिस्से में, यानी कि 2 कब्र बनाई गई हैं। वो कब्र जैसे रीति रिवाज के मुस्लिम बनाते हैं वैसे नहीं है, उससे अलग हैं। इसलिए पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और फिर एक बार खुदाई शुरू होने वाली है। इसके लिए जो आसपास के लोग हैं उनसे कांटेक्ट बनाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और लगातार लाश की तलाश जारी है। आपको अगर आपने फिल्म दृश्यम देखी होगी, आखिर तक अजय देवगन लाश मिलने ही नहीं देता है और जब उसके घर वालों के साथ ज्यादा मारपीट जाती होती है तो वो अपने घर लेके चला जाता है उस जगह पर जहां पर लाश दबाई थी। जब पुलिस उसकी खुदाई करती है तो वहां से लाश किसकी निकलती है? कुत्ते की लाश निकलती है, जबकि जो सैम की लाश थी वो कहीं और यानी कि उसी पुलिस स्टेशन के नीचे दबा चुका था, मगर इस बात का पुलिस वालों को नहीं पता था। वैसे ही यहां लाश कहां दबाई है, कहां फेंकी है, क्या हुआ है, इसका अभी तक पुलिस वालों को नहीं पता है। लेकिन जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली थी तो घर से कुछ ऐसी जगहों पर खून के धब्बे मिले हैं, जिस वस्तु से मारा गया था उसको वहां खून के धब्बे मिले हैं। उसकी जांच कराने के लिए ये सैंपल लेकर लैब भेज दिए गए हैं, मगर
इस पूरी कहानी से ये साबित होता है कि जो दीपक निराला है वाकई अपने आप में निराला है। उसने उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएससी सहित बड़े बड़े आला अधिकारियों को छका के रख दिया है, मगर अभी तक उसका राज खुल के नहीं आया है। अगर आप इस दृश्यम को देखेंगे तो आपको अजय देवगन की दृश्यम कम पसंद आएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।